आइए बेटा देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है मेथड ऑफ सॉल्विंग, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर and first degree differential equation, right? First degree differential equation, ये आपको सीखना है, ठीक है ना? ये आपको सीखना है कि कैसे जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर देख लो बेटा, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। जो इसमें सबसे पहला मेथड आता है उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट मेथड आपका क्या है? लिख लो डीई का मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझना। क्या समझना? डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। चलिए देखिए, आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या बताना है? जनरल सॉल्यूशन। बेटा एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कह रहा है कि फाइंड द जनरल। ये देखो एग्जांपल नंबर 9 है, आप देख भी सकते हो। एग्जांपल नंबर कौन सा है? 9 है। लिखा हुआ है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है? dy by dx इक्वल टू x plus 2 अपॉन 2 minus y। अपॉन क्या लिखा है बेटा? 2 minus y, जहां पे लिखा हुआ है कि y does not equal to 2। if y equal to 2, अगर y equal to 2 हो गया तो वैल्यू इंफिनिटी नहीं हो जाएगी? हो जाएगा ना? तो सबसे पहला मेथड हम कौन सा पढ़ रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल को क्या है? सेपरेट करना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, यहाँ पे x plus 1 है, x plus 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वेरिएबल को क्या करना? सेपरेट करना। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब ये होता है जो x वाला पार्ट है उसको dx के साथ रखो और जो y वाला पार्ट है उसको dy के साथ रखो। बस रखने के बाद दोनों साइड में आपस में इंटीग्रेशन कर दो, कहानी खत्म। तो x वाला पार्ट देखो, ये dy है ना, इधर का dy है, देखो dy तो y वाला पार्ट एक पूरा होगा ना, ये 2 इसके साथ ऐड हुआ है, मतलब सेपरेट दोनों एक साथ है ना। तो इसको इधर लेके आओ, कैसे लिखोगे? 2 minus y dy हो गया। तो ये y वाला पार्ट किसके साथ हो गया? dy के साथ। अब देखो dx इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? x plus 1 क्या हो जाएगा बेटा? dx। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने वेरिएबल को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। वेरिएबल को आपने क्या कर लिया? सेपरेट। देखो ध्यान से, dy के साथ बताओ कहीं x वाला पार्ट है? नहीं ना? dx के साथ कहीं y वाला पार्ट है? जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो तुरंत दोनों तरफ क्या लगा दो? इंटीग्रेशन का क्या लगा दो बेटा? साइन लगा दो। दोनों तरफ क्या लगा दो? इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक है? बैठ जाओ आराम से, आवाज ना करो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ओके। देखिए यहाँ जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए दोनों तरफ क्या करिए? इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, या तो इसको अलग अलग करके लिखिए, नहीं तो आप इतना होशियार हैं कि 2 का इंटीग्रेशन एक बार y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y का y के रिस्पेक्ट में करना। क्या मैं इसको अलग अलग करूं, डायरेक्ट कर दूं? तो बताओ 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में 2y। वेरी गुड। माइनस y, देखो माइनस हो गया, और y का करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इधर आ जाओ। x का करोगे तो
x स्क्वायर बाई 2 और 1 का करोगे तो x आ जाएगा ना प्लस c। तो ये कैसा सलूशन हो गया? जनरल सलूशन। यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया आपका जनरल सलूशन। अगर पर्टिकुलर सलूशन पूछता तो यहाँ पे x और y की कोई ना कोई वैल्यू दिया होता जिससे आप c निकाल पाते। क्या निकाल पाते? और उस c की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दे तो पर्टिकुलर सलूशन बन जाता है। इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इरेज कर देते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। वो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा? dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब कुछ सोच के बता सकते हो कौन सा रूल लगेगा इसमें? क्या x वाला dx के साथ जाएगा? नहीं, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अरे कदे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं कैसे बोल सकते हो बाबू? 1 प्लस x स्क्वायर dx के साथ चला जाएगा और 1 प्लस y स्क्वायर भी dy के साथ। मतलब यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकता है कि नहीं है? तो चलिए सेपरेट करिए। तो देखिए 1 प्लस y स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना, तो कैसे लिखोगे? dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे? dy। क्लियर? अब देखो dx जो यहाँ जाएगा ये तो नीचे ही रहेगा ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? dx। तो ध्यान से देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अरे भाई ये y वाला पार्ट पूरा dy के साथ चला गया और ये x वाला पूरा dx के साथ। अब इसके बाद क्या करते हो? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगर भूल गए फार्मूला बहुत मीटिंग इसका फार्मूला है tan इनवर्स y का। मतलब 1 को हम क्या समझ सकते हैं? 1 स्क्वायर। यस सर। और यहाँ क्या समझ सकते हैं? 1 स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला हो गया? tan इनवर्स y। tan इनवर्स y। और यहाँ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस c। सपोज करिए कि आप और आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा इसका भी क्या चला जाएगा? 10 आ जाएगा। अदरवाइज यही छोड़ दीजिए, आपका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। जब भी ये c लगा इसका मतलब क्या है? ये जनरल सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन बेटा? ये जनरल सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रहा है? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्या पूछ रहा है? इसका मतलब जो जहां तक हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना प्लस सी, अब वो प्लस सी रिमूव हो जाएगा, सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये है dy by dx इक्वल टू -4x y स्क्वायर। अच्छा आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि पेज नंबर 393 का एग्जांपल नंबर 11 है। कौन सा है एग्जांपल नंबर 11? तो कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेटा? गिवन दैट कंडीशन है गिवन y इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या है? 1। वेट x क्या है बेटा? जब x की वैल्यू क्या है?
0 यही आपको जो है क्या दिलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिलाएगा, यही आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिलाएगा। तो जैसे पहले काम करते वैसे करिए। देखिए क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, क्या y वाला पार्ट dy के साथ आ सकता है, नहीं आ सकता। ये y स्क्वायर इधर चला आएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई y स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया बेटा dy। कोई डाउट नहीं सर। यहाँ क्या हो गया माइनस 4x dx और dx उधर चला जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल को आपने सेपरेट नहीं कर लिया, मतलब y वाला पार्ट dy के साथ चला गया और x वाला पार्ट dx के साथ चला गया। अब क्या करते हो इसके बाद इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो ये इसका इंटीग्रेशन करना है और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस पर कांस्टेंट है ना, उसको बाहर कर देना। अब 1 बाई y स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कहीं गलती से डेरिवेटिव ना समझ जाना कि सर -2/y क्यों कर देना, ठीक है ना। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसका ट्रिक सीखे क्या हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन का 1 बाई y स्क्वायर और x स्क्वायर का बनाते हैं, बन जाएगा तो एग्जाम के लिए आपको फायदा करेगा ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, सपोज करिए कि हमको 1 बाई y स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे y के पावर -2 करेंगे ना। अब y के पावर -2, अब x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर +1 तो इसका मतलब y के पावर -2 + 1, और जो -2 + 1 होता है वो नीचे भी तो होता है। तो कुल मिला के क्या आएगा y की पावर -1 ना। तो देखो क्या बन रहा है 1/y और ये माइनस, ऐसे नहीं, फिर से दोबारा समझो। सपोज करो कि 1/y के पावर 5 का होता, किसका होता 1 के पावर 5 का होता, तो इसको आप क्या लिखते y के पावर -5 + 1 लिखते ना। और y के पावर -5 का इंटीग्रेशन करते क्या होता है y के पावर 5 -5 + 1 और नीचे भी क्या होता है -5 + 1। तो क्या आ गया ऊपर y के पावर -4 और नीचे क्या हो गया -1। तो एक बात ध्यान रखो बेटा, कुछ भी नहीं हो रहा है ये। अभी देखो ट्रिक्स देखो सिखा रहा हूं आपको। जब आपने y के पावर 5 का किया तो इसमें से एक कम करके वो पॉजिटिव बना रहा है, और जो उसके पावर में वो नेगेटिव साथ आ गया। नहीं समझे मेरी बात। जैसे मैं कह दूं कि 1/y के पावर 6 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1/y के पावर 5, लेकिन यहाँ पे -5। वाह क्या सही रूल है, ये 6 सीख लेना ठीक है हमारे लिए। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि बैठ कर ये काम करेंगे, है कि नहीं है। जैसे मान लो कुछ कर दिया कि 1/x के पावर 8, क्या कर दिया, तो क्या करना 1/x के पावर 7, x के पावर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे -7 भी इसके इनटू में होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो क्या हो क्या रहा है इसमें, एक कम होके पॉजिटिव और वो सेम टू सेम नेगेटिव में आ जा रहा है उसके मल्टीपल में। तो अब नहीं ना बोलोगे नहीं ना, इसको मैं इरेज करता हूं। क्या बात है, जल्दी देखने हो रहा है। देखो अब सोच के बताना 1/y स्क्वायर है ना, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/y के पावर 1 एक नाम होगा 1 और वो -1, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही तो होगा ना। कंफ्यूजन है क्या कोई, यहाँ पे आ जाओ -4 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 + c। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए बस। लेकिन आपको क्या चाहिए पर्टिकुलर, उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा करना कि y = 1 रखना कब, जब x = क्या हो बेटा 0। चलो y = 1 रखो, देखो 1/y = 1 रखोगे तो 1/-1 कितना होगा -1 हो गया, इक्वल टू
x की वैल्यू क्या रखनी है? 0। तो ये पूरा 0 बन गया ना, तो c का वैल्यू क्या आया? इसको कहां पुट कर दो? पुट इन फर्स्ट। तो आपको मिल नहीं गया 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू, इसको चाहो तो काट सकते हो, है कि नहीं? माइनस 2x स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या निकाले हो? -1। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है? ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल नंबर 12 है, पेज नंबर 393 है, ध्यान रखना। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन आफ्टर, क्या बताना बेटा? इक्वेशन आफ्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। यहां पे क्या बोल दिया? पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। इट मींस ये हो गया कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, और वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। यस सर, x की वैल्यू y की वैल्यू दिया है। हां, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। दोबारा पढ़ लो कि फाइंड द इक्वेशन आफ्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। किससे पास कर रहा है? 1 से। वो कर किससे पास कर रहा है? तो 1 1 से। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। जब x और y दे दिया होता है, इसका मतलब हमको कैसा सॉल्यूशन मिलता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया है, x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। ध्यान रखना, वो कर्व कहां से पास कर रहा था? 1 1 से ना। तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है? 1 है। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में कि फाइंड द इक्वेशन आफ्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, जब पासिंग थ्रू द पॉइंट बता दिया, इसका मतलब आपसे कैसा सॉल्यूशन चाहता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहता है। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है? अब देखिए, क्या यहाँ पे वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। बताओ, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। dy तो अकेला पड़ गया, dy तो अकेला पड़ गया ना। तो dy के साथ और कोई y वाला पार्ट है क्या? नहीं। dy को यहां रहने दो और जो x है उसको उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? x इंटू dx। अब इसको x को अलग अलग करो। क्या करो? अलग अलग करो। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा? 1 बाई x। और इस सब का क्या बात चल रहा है? dx। देखो, ये पूरा x एक इसको कैंसिल कर देगा, ठीक नहीं है? तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x ना बेटा, 2x बचेगा ना यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई x। तो ध्यान से देखिए, आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया नहीं कर दिया? अरे भाई, पूरा x वाला पार्ट dx के साथ है, y कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y। वेरी गुड। और 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर x स्क्वायर का, सॉरी 2x है ना, तो x का क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या? जब x स्क्वायर बचेगा। और 1 अपॉन log x का क्या होता है? सर वो log x log mod x प्लस क्या हो गया? फिलहाल के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ, और इसको क्या कहिए? इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। लेकिन वो कर्व कहां से पास हो रहा था? 1 और 2। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या है? 1। इसमें रखिए ताकि आपको c मिल सके। आप x इक्वल टू क्या रखिए? 1, और y की वैल्यू भी क्या रखिए? 1। चलिए, यहाँ जब y की जगह 1 रखें, यहाँ तो 1 हो जाएगा ना, इक्वल टू x का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 ही तो आएगा। यहाँ पे देखो, log mod 1 कहो या log 1 कहो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस c हमेशा बताना। बताओ सर, यार log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। तो ये तो पूरा log 1 तुम्हारा 0 बन गया, और ये 1 से 1 कैंसिल होगा। c की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आएगा ना c का वैल्यू। c कितना आ गया? 0। अब इसको कहां पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 पुट इन 1 में रख दो। 1 में भैया, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर
प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, और सी क्या हो जाएगा 0, एक छोड़ दो। कोई डाउट? अब आइए एग्जांपल नंबर 30 देखिए इसका। एग्जांपल नंबर 30 ने क्या है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। फिर बोल दिया पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहां से पास कर रहा है? -2, 3 से। तो मुझे बता सकते हो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन आपको देगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेरी गुड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नोट कर लेना, जहां भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है उसका मतलब होता है dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला है ना, क्या बोला है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? याद होगा dy/dx। क्या होता है इसका मतलब? तो कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2x upon y square। 2x upon y square। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसमें और क्या गिवन है? वो कर्व कहां से पास कर रहा था? -2, एट x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू क्या है? 3। ये जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि x इक्वल टू क्या है बेटा? -2 पे x इक्वल टू -2 पे y क्या है? 3 है। ये आपको क्या देगा? कैसा सॉल्यूशन देगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना है, वेरिएबल सेपरेट हो सकता है क्या? हो सकता है ना। ये y स्क्वायर यहां चला गया, हो गया y स्क्वायर dy, और dx को इधर भेज दो तो 2x dx। बिल्कुल इजी तरीके से वेरिएबल को आपने सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत? जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ आप क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? y³ 3। आपको याद आना चाहिए। अब आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, स्टार्टिंग नहीं है कि आपको एक स्टेप सिखाया जाएगा। यूं समझो कि आपका रिवीजन चल रहा है, जिसमें से आप कम से कम 80% जान चुके हो, बस 20% आपको जानना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए बेटा। अब देखो ये 2 है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? x² 2 प्लस क्या हो जाएगा? c ना। तो देखना बेटा 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो y³ 3 इक्वल टू क्या मिल गया? x² + c। ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा? ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब इस क्वेश्चन में बोला था कि x बराबर क्या रखना है और y बराबर क्या रखना है? 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। क्या कर दो? फर्स्ट रखिए। तो x = -2 और y = 3। देखो 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27/3। और 27/3 कितना आएगा? 9। या कितना हो गया? 9। x² कितना होगा? 4 + c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसको कहां पुट करोगे? पुट इन 1। तो 1 क्या था? y³ 3 x² + c कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन हो गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। कब स्मार्ट बोर्ड आएगा, कब बदलेगा कहानी? तो बेटा कभी तो आएगा। आया? सब्सक्राइब करते रहना, लाइक और सब्सक्राइब। तो चाहिए से वीडियो छोड़ दो। शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब। अभी हम नए हैं, लेकिन इसमें बहुत पुराने नॉलेज पढ़ाने में इसके लिए नए हो सकते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 14 देखिए।
बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो एक बात यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, इसको जरूर लेट करना, लेट पी बी द प्रिंसिपल, let P be the principal at any time t, at any time t। तभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी चेंजिंग हो रही है। तो यही तो कह रहा है ना कि इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, तो डीपी क्या लिखोगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। कितना हो रहा है बेटा 5% का मतलब क्या होता है 5/100 किसका, प्रिंसिपल का, इसी प्रिंसिपल का है ना, पी का। ये कहानी बन गई। तो देखो ये क्या हो गया dp अपॉन dt, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेना, कितने टाइम का कैंसिल हो गए 1/20। तो क्या मैं p अपॉन 20 कर दूं क्या, क्या यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, यस सर, बिल्कुल। ये p इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1/20 dp और 1/20 यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब वेरिएबल तो सेपरेट हो गया ना, p वाला dp के साथ चला गया और जो भी कांस्टेंट है वो किसी के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। 1/p का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, log p। और जब भी बेस ना दिया है इसको बेस को क्या मान लिया करो, इसको नेचुरल बेस करते हैं, नेचुरल लॉग। यहाँ पे हो गया 1/20 और बता सकते हो क्या dt का क्या होगा, t हो जाएगा, प्लस कुछ लगाना पड़ेगा, बोलो क्या लगाना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस में एक बात आप सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि log x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ a दिया हुआ और यहाँ पे ये देखो ये बेस होता है, ये क्या होता है, log base e, ये बेस होता है, ये क्या होता है पावर होता है, और ये x क्या होता है वैल्यू होता है, पता है। Yes. यहाँ से x बराबर क्या आएगा e के पावर a। अब बताओ e क्या बना, क्या बनता है, अरे e बेस बना ना, Yes, sir. और a क्या बना constant, और x क्या बना वैल्यू बना। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आना चाहिए है कि नहीं है। तो इस तरह का जब कोई चीज लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो जब कुछ भी ना लिखा हो तो उसको e समझ लो। तो मुझे बता सकते हो p बराबर क्या आएगा, यहाँ से e के पावर में ये टोटल आ जाएगा, Yes. दैट इज t/20 प्लस c। हो सकता है ना ऐसा, थोड़ा सा चाहो तो देखो e के पावर में दोनों है ना, तो थोड़ा अलग अलग भी कर सकते हो। p इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर में t/20 इंटू e के पावर में c। अब देखो बेटा e के पावर c कहो, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, yes sir, ये भी तो एक क्या है। अब चाहो इसको c मान सकते हो, कैपिटल C मान लो, इसको क्या मान लो कैपिटल C मान लो। क्या मान लिया जाए, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट ही तो है ये, इसको कुछ कैपिटल C मान लो, जो मन करे आपको। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा e के पावर t/20, यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा कैपिटल C। किसके जगह माने हो e के पावर c पे। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, क्या दिया है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ो। कह रहा इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स। आपसे क्या पूछा, मतलब आपसे टी पूछा हुआ, ध्यान रखना। हाउ मेनी ईयर्स, रुपीज 100 डबल इटसेल्फ, 100। लेकिन सोचो पहले टी क्या रहा होगा, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए होंगे तो पहले टाइम तो 0 रहा होगा ना। तो पहला केस अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, केस 1 देखा जाए, उस केस में टाइम क्या था 0। अब प्रिंसिपल कितना आप जमा किए, यही ना। अब इसमें रखिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या मानिए 1 मानिए, रखिए इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया है ना। अब t की जगह क्या रखेंगे 0 ना, तो 0/20 कितना होता है
डिफाइन जीरो देखिए 0/20 कितना होगा 0 और e के पावर 0 की वैल्यू क्या है 1 ना तो c की वैल्यू क्या आ गई c बचा ना एक कैपिटल C कितना आ गया इसको कहां पुट कर दो पुट इन 1 सॉरी पुट इन 1 यही 1 है ना अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से स्टेप थोड़ा मैं यहां पे लेके आ रहा कोई दिक्कत किसी को नहीं चलिए तो 1 आपका एक 1 यही है ना 1 यही है ना इसी में रखो c की वैल्यू तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू e के पावर अभी देखो ना बेटा अभी c निकाले हो ना यहाँ पे रखो e के पावर t अपॉन 20 और c कितना निकाले हो 1000 यहाँ तक तो क्लियर हो गया लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था कि हाउ मेनी इयर्स पढ़ो ना क्वेश्चन में कि हाउ मेनी इयर्स मतलब t के बारे में पूछा है प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है इसका डबल क्या होगा पहले कितना था अब कितना हो गया 2000 क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको फाइनली टी ही तो निकालना है चलिए रखिए टी आपको यहाँ पे टी अब कितना हो गया यहाँ पे 2000 कोई डाउट यहाँ पे आ जाइए ई टी बाई क्या होगा 20 तो होगा और ये कितना है तो देखो क्या कैंसिल हो सकता है तो e के पावर t बाई 20 पर कितना आ गया 2 आ गया अब सोच के बताओ ध्यान से जैसे यहाँ पे तुमने क्या लिखा था देखो ये कंडीशन था ना e के पावर a बराबर जब x था देखो ध्यान से e के पावर a बराबर जब x था ना तो आपने a इक्वल टू लिखा था तो पावर में क्या चल रहा है t ना पावर में क्या चल रहा है t बाई 20 तो t बाई 20 बराबर क्या लिखोगे ध्यान से log 2 कंपेयर करना फिर से देखो log x e इक्वल टू a था ना तो x बराबर आपने e के पावर a लिखा था ना अब समझो कि हमको इससे ये बनाना है तो e के पावर a मतलब पावर में जो भी है उसको अलग कर लो t बाई 20 हो गया इक्वल टू log x मतलब समझ रहे हो ना x मतलब क्या होगा log क्या होगा log 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा log 2 अब बेस क्या कर सकते हो e क्या log 2 का वैल्यू दिया है इसमें नहीं 0.37 होता है नहीं दिया नहीं है ना जब नहीं दिया तो बात नहीं है तो t बराबर कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई log 2 बेसिक ये आंसर होगा इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक बार दोबारा समझा दें देखिए एक बार देख लीजिए अच्छा अभी फिर से समझा दे रहे हैं रुक जाइए नोट कर लीजिए इसको देखो बेटा मैं दोबारा समझा देते हैं देखो कह रहा था कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है ना जी तो किसी न किसी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा ना तो मैंने लेट कर लिया लेट बी पी बी द प्रिंसिपल एट अ टाइम टी तो p क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो कैसे लिखोगे dp अपॉन dt कितना कर रहा है 5% का मतलब होता है 5/100 तो किस पे इंक्रीज करेगा उस प्रिंसिपल पे ही तो इंक्रीज करेगा जो तुम्हारा मूलधन होगा ऐसे समझो है कि नहीं है अब आ जाओ तो ये dp अपॉन dt हो गया ये देखो 120 टाइम 5 टाइम जाएगा नहीं जाएगा तो p बाई 20 हो गया यहाँ पे देखो बहुत इजीली तरीके से वेरिएबल को आपने सेपरेट कर लिया मतलब p वाला इधर चला आया तो 1 अपॉन p dt हो गया इधर क्या हो गया 1 अपॉन 20 dt हो गया जैसे ही वेरिएबल को आपने सेपरेट किया फिर आपने क्या करते हैं मतलब इंटीग्रेशन तो 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log p हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा t/20 प्लस c तो फिर ये वाला मेथड आपको बहुत ध्यान से सीखना है क्या सिखाया ना आपको किस तरीके से मान लो अगर यहाँ पे कुछ नहीं नेचुरल लॉग होता है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसको क्या मान के चलो e log x e जो होता है मैं फिर बता रहा हूँ e क्या होता है बेस a क्या होता है पावर और x क्या होता है वैल्यू तो x बराबर कैसे लिखते हो e के पावर a
है कि नहीं है? Yes, yes. तो दोनों तरीका सीखो कि अगर इस तरीके के लिखा हो तो x इक्वल टू e के पावर a लिखेंगे और x इक्वल टू e के पावर a लिखा हो तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। दोनों आपको सीखना, थोड़ा ध्यान देना एक मिनट के लिए, उसको सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वो अब आइए, आपने क्या किया, क्वेश्चन ने कहा था कि हाउ मेनी इयर्स प्रिंसिपल डबल हो जाए, पूछा था ना, पढ़ लो कि हाउ मेनी इयर्स रुपीज 100 डबल इटसेल्फ, जो 100 हो क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो जब आप बैंक में गए होंगे उस सब टाइम तो जीरो रहा होगा ना, टाइम क्या रहा होगा, जीरो। अब प्रिंसिपल कितना था, 1000। ये पहला केस उसका हुआ, लेकिन उसके पहले आप यहां से वैल्यू निकालो। p मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो ये e के पावर में सब आ जाएगा ना, तो e के पावर में ये दोनों आ गया, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग। तो देखो e c जब कांस्टेंट है तो e के पावर c भी कांस्टेंट है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट, कैपिटल C मान लिया। तो पहला केस क्या बना, जब t क्या था, 0, तो प्रिंसिपल क्या था उसके 1000। तो t के जगह जब आपने 0 रखा तो e के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, और p क्या था 1000, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1000। इसको आपने इक्वेशन नंबर कहां रखा, इस फर्स्ट वाले में रख दिया। तो जब फर्स्ट में आपने रखा तो आपको क्या मिला, p इक्वल टू e के पावर t/20 इनटू 1000। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या था कि हाउ मेनी इयर्स, दूसरा केस बनेगा ना वहां पे, तो t के बारे में आपसे पूछा है ना, तो प्रिंसिपल डबल हो जाए। पहले कितना था, अब कितना हो गया, तो रखिए ना वैल्यू, तो p की जगह 2000 हो गया, e के पावर t/20 है ना, और ये 100 पहले से था। तो देखो ये जो 30 है इसका 3 0 कट नहीं जाएगा, तो e के पावर 20, ये वाला e के पावर 20 बराबर सिर्फ 2 नहीं बचेगा। अब e के पावर देखो, e के पावर t/20 इक्वल टू 2 है, तो t/20 इक्वल टू log 2 भी तो लिख सकते हो। यहां से सीखो, यहां से, ठीक है ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 20 का उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बाकी इसका एक्सरसाइज ट्राई करिए और नेक्स्ट जो भी मेथड है वो कल देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।